नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम सद्दाम हुसैन की कहानी जानेंगे। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा शासक जिसने मध्य पूर्व का नक्शा बदल दिया। उनकी नीतियों और फैसलों ने पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया, जिसके परिणाम आज भी महसूस किए जा रहे हैं। सद्दाम का जन्म 1937 में तिक्रित के पास एक गरीब गांव में हुआ। यह एक ऐसा क्षेत्र था जो अपनी सादगी और पारंपरिक जीवन शैली के लिए जाना जाता था। पिता के बिना, सौतेले पिता के अत्याचारों के बीच उनका जीवन कठिनाइयों से घिरा रहा, जिसने उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डाला। उनका बचपन संघर्षों से भरा था। गरीबी और अभाव ने उन्हें जीवन के प्रति एक कठोर दृष्टिकोण अपनाने पर मजबूर कर दिया। बचपन की कठिनाइयों ने उनके भीतर सत्ता की भूख जगा दी। उन्होंने महसूस किया कि ताकत ही वह साधन है जिससे वह अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। वह अपने मामा खैरुल्लाह तलफाह के पास बगदाद चले गए, जो उस समय इराक का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था, जहां उन्हें कट्टर राष्ट्रवादी विचार मिले। यह विचार उन्हें अरब राष्ट्र की एकता और शक्ति के बारे में बताते थे। बगदाद में सद्दाम ने सीखा कि ताकत ही सब कुछ है। राजनीतिक गलियारों में शक्ति का प्रदर्शन ही सफलता की कुंजी है। 20 साल की उम्र में उन्होंने बाथ पार्टी ज्वाइन की, जो उस समय इराक में एक उभरती हुई राजनीतिक शक्ति थी, जो अरब एकता और समाजवाद की बात करती थी। यह पार्टी इराक को एक आधुनिक और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का सपना देखती थी। 1959 में प्रधानमंत्री कासिम की हत्या की असफल कोशिश के बाद उन्हें देश छोड़ना पड़ा। सीरिया और मिस्र में निर्वासन के दौरान उन्होंने राजनीति की बारीकियां सीखी। उन्होंने सत्ता के खेल को समझा और अपनी रणनीतियों को विकसित किया। 1963 में बाथ पार्टी के तख्तापलट के बाद सद्दाम बगदाद लौटे। अब वह सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, बल्कि एक महत्वाकांक्षी नेता थे। उनके मन में इराक के लिए एक बड़ा सपना था, जिसे वह हर कीमत पर पूरा करना चाहते थे। 1963 में निर्वासन से लौटने के बाद सद्दाम हुसैन ने इराक में एक महत्वपूर्ण मोड़ देखा। यह वह समय था जब उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य की नींव रखनी शुरू कर दी थी। सद्दाम ने बाथ पार्टी की आंतरिक सुरक्षा में अपनी जगह बनाई। उन्होंने पार्टी के भीतर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने पार्टी के दुश्मनों को बेरहमी से खत्म किया। विरोधियों को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी क्रूरता ने उन्हें पार्टी के भीतर एक खौफनाक शख्सियत बना दिया और वफादारों का एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जो हर हाल में उनके साथ खड़ा रहने को तैयार था। यह नेटवर्क उनकी ताकत का आधार बना। 1968 के तख्तापलट में उनके चचेरे भाई अहमद हसन अल बकर राष्ट्रपति बने, जिससे सद्दाम के लिए सत्ता के गलियारों में प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। लेकिन असली ताकत सद्दाम के पास थी, जो पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे थे। अल बकर केवल एक मुखौटा थे। सद्दाम ने खुफिया एजेंसियों और सेना पर नियंत्रण कर लिया, जिससे उनकी पकड़ और मजबूत हो गई और किसी भी संभावित चुनौती को कुचलने की क्षमता बढ़ गई। डर का माहौल बना दिया, जहां हर नागरिक को सरकार की निगरानी में रहना पड़ता था। असंतोष को दबा दिया गया। 1972 में तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में भारी वृद्धि हुई, जिससे इराक की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और जनता के बीच उनकी छवि सुधरी, क्योंकि लोगों ने समृद्धि और स्थिरता का अनुभव किया। 1979 में सद्दाम ने राष्ट्रपति पद संभाला, जिससे इराक पर उनका पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। सत्ता संभालते ही उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को गद्दारी के आरोप में मरवा दिया, एक क्रूर प्रदर्शन जो उनकी निर्दयता को दर्शाता है। टीवी पर सीधा प्रसारण कर पूरी दुनिया को संदेश दिया कि उनकी सत्ता को चुनौती देने वालों का क्या हश्र होगा। असहमति की कोई जगह नहीं, हर आवाज को दबा दिया जाएगा, हर विरोध को कुचल दिया जाएगा। अब इराक पूरी तरह सद्दाम के नियंत्रण में था, एक ऐसा तानाशाह जिसने अपने देश को डर और दमन की जंजीरों में जकड़ लिया था। 1980 में सद्दाम ने ईरान पर हमला किया, सोचकर कि वह कमजोर है। यह युद्ध 8 साल चला, लाखों लोग मारे गए और इराक की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। सद्दाम ने कुर्दों पर भी रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। हलबजा हमला मानवता के खिलाफ अपराध था। युद्ध के बाद इराक कर्ज में डूब गया। 1990 में सद्दाम ने कुवैत पर हमला किया, आरोप लगाया कि वह इराक का हिस्सा है और तेल चोरी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद सद्दाम पीछे नहीं हटे। 1991 में अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन सेना ने इराक को कुवैत से बाहर निकाल दिया। इस हार के बाद इराक पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे।
जिससे जनता को भारी मुश्किलें झेलनी पड़ी। खाड़ी युद्ध के बाद सद्दाम की सत्ता कमजोर हुई, लेकिन वह डटे रहे। शिया और कुर्द विद्रोहों को उन्होंने बेरहमी से कुचल दिया। देश में गरीबी और कुपोषण बढ़ा, लेकिन सद्दाम और उनके करीबी ऐश में रहे। उन्होंने पूरे इराक में अपनी मूर्तियां और तस्वीरें लगवाईं, खुद को बेबीलोन के महान राजाओं का उत्तराधिकारी बताया। उनका शासन डर और वफादारी के नेटवर्क पर टिका था। उनके बेटे भी क्रूरता के लिए कुख्यात थे। लोगों में डर था, कोई भी विरोध की हिम्मत नहीं करता था। बाहर की दुनिया में वह अरब गौरव के प्रतीक माने गए, लेकिन देश के भीतर उनका नाम दमन और भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया। 2001 में अमेरिका पर हुए विनाशकारी हमलों के बाद दुनिया एक नए खतरे से जूझ रही थी। इराक पर आतंकवाद को समर्थन देने और सामूहिक विनाश के हथियारों के विकास जैसे गंभीर आरोप लगे। इन आरोपों ने इराक को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निशाने पर ला दिया। 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया, जिसका उद्देश्य सद्दाम हुसैन के शासन को उखाड़ फेंकना था। इराकी सेना को भारी नुकसान हुआ और वे जल्द ही हार गई। बगदाद पर कब्जे के साथ सद्दाम हुसैन का दशकों पुराना क्रूर शासन आखिरकार खत्म हुआ। वह कई महीनों तक भूमिगत बंकरों और गुप्त ठिकानों में छिपे रहे, लेकिन दिसंबर 2003 में उन्हें पकड़ लिया गया, जिससे एक युग का अंत हो गया। उन पर मानवता के खिलाफ गंभीर अपराधों का मुकदमा चलाया गया, जिसमें हजारों नागरिकों की हत्या और मानवाधिकारों का उल्लंघन शामिल था। मुकदमे की कार्यवाही को पूरी दुनिया में टेलीविजन पर दिखाया गया। सद्दाम हुसैन ने लगातार अदालत की वैधता को चुनौती दी और खुद को निर्दोष बताया, लेकिन 2006 में उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। 30 दिसंबर 2006 को उन्हें फांसी दी गई। उनकी मौत का एक ग्राफिक वीडियो लीक हो गया, जिसने दुनिया भर में विवाद खड़ा कर दिया। सद्दाम की फांसी के बाद इराक में सांप्रदायिक हिंसा और बढ़ गई, जिससे देश में तनाव और गहरा गया। सद्दाम हुसैन की कहानी एक चेतावनी है। सत्ता की बेलगाम भूख किसी भी व्यक्ति को नायक से खलनायक में बदल सकती है और इतिहास के पन्नों में उसका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है।